हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू सिस्टी सक्सेस क्लासेज। आज हम आपके लिए क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 3.4 लेकर आए हैं। दो चर वाली रैखिक समीकरण से संबंधित जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी का 3.4। ये प्रश्नावली हमें वज्र गुणन विधि से सॉल्व करनी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में वहाँ पर आपको मैंने अच्छी तरीके से ये समझा दिया था कि वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है, कैसे हम वज्र गुणनखंड विधि से दो चर x और y का मान हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए, वहाँ हमने एक एग्जांपल भी समझाया था, तो आई होप आपको उस एग्जांपल से आपको वज्र गुणनखंड विधि अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो चलिए, उसी से रिलेटेड अब कुछ हम प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या रहा है चेक। तो चेक करना हमें है आद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, और यदि आद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। कहने मतलब ये है, आपको इन समीकरणों को चेक करना है, इनमें से कौन समीकरण है जिसके आद्वितीय रूप से जो एक आद्वितीय हल है, आद्वितीय हल, और कौन है जिसका कोई हल नहीं है, और कौन समीकरण है जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अगर आपको याद हो तो जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में ही वहाँ पर बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में आद्वितीय हल क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है, और कोई हल नहीं होता है। मतलब कब हम समीकरण को कहेंगे कि ये आद्वितीय हल है, इसके आद्वितीय हल होंगे, कब हम कहेंगे कि समीकरण के कोई हल नहीं हैं, कब हम कहेंगे समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत अच्छे तरीके से रहे। अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखें, आपको वहाँ ये समझ आ जाएगा किसे हम आद्वितीय हल कहते हैं, किसे हम ये कहते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, किसे ये कहते हैं इसका कोई हल नहीं है। तो चलिए, अगर मैं आपको रिवाइज करा दूँ थोड़ा, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब समीकरण में आपको ये प्रदर्शित करें कि ये एक दूसरे के का प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब जब रिलेशन ये आ रहा हो a1/a2 = नॉट b1/b2, अगर ये रिलेशन आ रहा है तो वहाँ बताते थे कि ये रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदित रैखिक समीकरण, यानी प्रतिच्छेदित रैखिक समीकरण युग्म है। ये दोनों समीकरण हैं, कोई भी समीकरण हो, अगर उनके बीच रिलेशन ये आ रहा है तो उसको कहते थे आद्वितीय हल। यानी ये हो गया आद्वितीय हल, यानी अगर वो प्रतिच्छेदित रैखिक समीकरण है तो उससे हल प्राप्त किया जा सकता है, यानी उससे हम x और y का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ज्ञात कर सकते हैं। बस समझो, उसके कहते हैं आद्वितीय हल। अब उसके बाद हमने आपको बताया था, अगर एक रिलेशन ये है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो हमने बताया था कि जब तीनों का रेशियो बराबर आ रहा हो, a1/b2, b1/b2 और c1/c2, तीनों अनुपात आपस में क्या आ रहे हों, बराबर आ रहे हों, तो इसका मतलब था कि वो दोनों रैखिक समीकरण युग्म होती थी, संपाती होती थी। और जो संपाती होती थे, इसका मतलब है कि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे। तो जब हमने बताया था कि अगर तीनों का अनुपात बराबर आ रहा हो तो इसका मतलब वो रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, वो संपाती है। कैसा? संपाती। ये रैखिक समीकरण युग्म संपाती। और जो रैखिक समीकरण युग्म संपाती होता था उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से परिमित हल, मतलब उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे, मतलब उससे हम x और y का मान फाइंड आउट नहीं कर सकते। कुल के ये समझ लीजिए, ठीक। तो हमने बताया था, अगर ये आ रहा है रेशियो, मतलब रिलेशन अगर आ रहा है a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2, अगर ये रिलेशन प्राप्त हो रहा है उन दोनों रैखिक समीकरण युग्म से, अगर ये रिलेशन मिल रहा है, इसका मतलब वो समांतर रैखिक समीकरण युग्म होता था। कैसा? समांतर। और अगर वो समांतर है तो इसका मतलब उस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। बात समझ रहे हो। तो अब ये रेशियो बराबर होने का मतलब क्या आ गया कि वहाँ से अब तुम कुछ भी, अब देखो a1/a2 b1/b2 रेशियो अगर बराबर है तो वहाँ से आप x और y का मान फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तीनों बराबर है तो वहाँ से भी आप x और y का मान फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। आद्वितीय हल मतलब अगर ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है तो वहाँ से आप x y का मान फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ रहे हो। तो जब वो प्रतिच्छेदित रैखिक समीकरण होता था तो उससे कहते थे आद्वितीय हल। अगर ऐसा रिलेशन मिलता है तो कहेंगे उसके आद्वितीय हल है, यानी उससे हम x y का मान फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगर तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है यानी वो रैखिक समीकरण युग्म के साथ समपाती है जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी इससे हम एक्स वाई का मान फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर दो का रेशियो बराबर आ रहा है और तीसरा इसके बराबर नहीं है तो वो समांतर रैखिक समीकरण युग्म होता था, तो उससे भी हम एक्स वाई का मान प्राप्त नहीं कर सकते, जिसको कहते थे कोई हल नहीं है। तो अगर ये रिलेशन आएगा तो उसके अद्वितीय हल होंगे, तो हम उसको वज्र गुणनखंड विधि से उसका हम मान निकालेंगे एक्स और वाई का। तो चलते देखते हैं इनमें से किस समीकरण में ये संबंध आता है। जिसमें ये होगा तो उसको हम वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। आई होप आपको समझ आ गया कि किसको हम अद्वितीय हल कहते हैं, किसको हम कोई हल नहीं कहते, जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट समीकरण उठा लेते हैं। x माइनस का 3y माइनस का 3 इक्वल टू 0, फिर 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसकी तुलना कराएंगे, इसको a1x प्लस का b1y प्लस का c1 से, इसको तुलना कराएंगे c2x प्लस का b2y प्लस का c2 से। बस बोलो। तो x गुणे में a1 है, यहाँ क्या है x गुणे में 1, यानी a1 का मान कितना हो गया 1। यहाँ b1 है, यहाँ कितना है, यहाँ b1 का माइनस का 3 है, यहाँ c1 है और यहाँ कितना है c1 का माइनस का 3। बस बोलो। x की तुलना x के साथ हो, y की तुलना y के साथ, अचर पद की तुलना अचर पद के साथ, गुणांकों की तुलना। यहाँ x गुणे में 2 है, c2 है, सॉरी a2, ये a2 है, और जबकि यहाँ x गुणे में क्या है 3। यहाँ b2 है और यहाँ क्या है माइनस का 9, और यहाँ c2 है अचर पद, और यहाँ अचर पद है माइनस का 2। अब रिलेशन निकालिए। सबसे पहले रेशियो निकालिए a1 अपान a2, a1 अपान a2। a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3, यानी a1 अपान a2 का मान 1/3 आ गया है। इसी प्रकार b1 अपान b2 निकालो, b1 अपान b2। b1 का मान है माइनस का 3, b2 का मान है माइनस का 9 माइनस माइनस 3 कम 3 3 3 यानी 1/3 आ गया। अब देखिए यहाँ से c1 अपान c2 निकाल सकते हो। तो c1 अपान c2, c1 का मान कितना है माइनस का 3, बटे में c2 कितना है माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यानी 3/2। तो यहाँ तुम देख रहे होगे कि a1 अपान a2 का मान 1/3 आ रहा है और b1 अपान b2 का मान 1/3, लेकिन c1 अपान c2 का मान इन दोनों के बराबर नहीं आ रही। यानी यहाँ रिलेशन क्या मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है कि a1 अपान a2 बराबर है किसके, b1 अपान b2 के, परंतु c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। यही तो रिलेशन आ रहा है भाई, a1 अपान a2 b1 अपान b2 आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों का रेशियो 1/3 आ रहा है। लेकिन c1 अपान c2 जो कि 3/2 जो कि इनके बराबर नहीं है, यानी ये रिलेशन मिल रहा है बस। और जब ये रिलेशन आ रहा है तो आपको पता है ये कैसा होता है, ये समांतर रैखिक समीकरण युग्म है। कैसा, और जो समांतर रैखिक समीकरण युग्म है उसी को कहते हैं उसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इस रैखिक समीकरण युग्म को क्या कहें, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। बात समझ है, तो इसको ले देंगे इसका कोई हल नहीं है। तो चलिए आई होप आपको समझ आ गया हो गया। अब मैं नेक्स्ट समीकरण को चेक करता हूँ। चलिए देखिए यहाँ से अगले देखो समीकरण क्या है, ये है 2x प्लस का y, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये प्लस का 8 अंदर कहाँ जाएगा माइनस में, तो 3x प्लस का 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। ध्यान रखना जो भी अचर वैल्यू है सबको इसी चर के साथ में ऐड करना है, समझो। जैसे ये समीकरण आपको इसी समय देखो, ये दो चर रैखिक समीकरण दो चर रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप इसी होता है, तो आपको इसी रूप में ही इसको रखना है बस। बराबर इक्वल में नहीं रहा, अचर पद को देखो यहाँ इक्वल में नहीं है ना, तो आपको यहाँ भी अचर पद को इक्वल में रखना है, इसके साथ में रखिए, ऐड में या प्लस हो चाहे माइनस, उससे कोई मैटर नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से, यहाँ a1 है, यहाँ क्या 2, तो a1 का मान हो गया 2। यहाँ b1 है, यहाँ कितना है b1 का मान 1, यानी y गुणे में b1, यहाँ y गुणे में कुछ नहीं तो 1 होगा। यहाँ अचर पद क्या है c1, यहाँ अचर पद है माइनस का 5, समझ रहे हो। यहाँ x गुणे में क्या है a2, और यहाँ a2 का मान कितना है 3। यहाँ भी है b2, और यहाँ है तुम्हारा 2, यहाँ c2, और यहाँ कितना माइनस का 8। बस तुलना करा निकल बस। अब चलिए रेशियो निकाल लेते हैं, a1 अपान a2, तो a1 का मान 2, a2 का मान 3, यानी a1/a2 का मान 3/2। अब निकालते हैं b1 अपान b2, तो b1 का मान कितना 1/1, और सॉरी b1 का मान 1, तो b1 की जगह 1, b2 का मान कितना है 2, तो b2 की जगह पर 2 रख दिया।
अब निकालिए C1 अपान C2, C1 अपान C2, तो C1 का माइनस का 5 और C2 का माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल तो 5/8। यानी यहाँ तुम देखें तीनों का रेशियो जो आ रहा है वो बराबर नहीं आ रहा। आ रहा क्या? नहीं आ रहा ना भाई। A1 अपन A2 2/3, B1 अपन B2 1/2, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? यानी यहाँ रिलेशन क्या मिल रहा है कि A1 अपान A2 इक्वल टू नॉट है B1 अपान B2, यानी A1 अपान A2 जो है वो B1 अपान B2 के बराबर नहीं आ रहा है। इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। और जब ये नहीं आ रहा है तो इसी को हम क्या कहते थे? इसी को कहते थे ये प्रतिच्छेदित रेखीय समीकरण युग्म है। और जो प्रतिच्छेदित रेखीय समीकरण युग्म होता था, जो प्रतिच्छेदित रेखीय समीकरण युग्म होता था, उसी को क्या कहते थे? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, बस बोलो। तो ये हमारा अद्वितीय हल है, तो इसको लिखेंगे ये हमारा है अद्वितीय हल। अद्वितीय, ये हमारा अद्वितीय हल हो गया, बस बोलो। तो वो हमारा आता कोई हल है, इसका है अद्वितीय हल। तो चलिए पहले मैं सारा चेक कर लेता हूँ, फिर जो अद्वितीय हल उसको हम वर्गीकरण विधि से सॉल्व करेंगे, जो नहीं उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। तो पहले सारा चेक कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से अगला क्या था हमारा है 3x माइनस का 5y इक्वल टू 20, और फिर है 6x माइनस का 10, ये प्लस का अंदर कहाँ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 20 इक्वल टू 0, ये प्लस अंदर कहाँ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 40 इक्वल टू 0। इसकी इससे तुलना, इसकी इससे तुलना कराइए। तो यहाँ x है गुणे में a1, तो x गुणे में क्या 3, यानी a1 का मान कितना हो गया 3। यहाँ है b1, यहाँ कितना है माइनस का 5, यहाँ अचर पद है c1, यहाँ अचर पद है माइनस का 20, बस। यहाँ x गुणे में क्या है a2, क्या है a2, जबकि यहाँ x गुणे में 6, यहाँ y के गुणे में है b2, और जबकि यहाँ y गुणे में है माइनस का 10, यहाँ अचर पद है c2, जबकि यहाँ अचर पद है माइनस का 40, बस है। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए a1 अपान a2, तो a1 का मान कितना आया है, ये हमारा है 3, तो a1 का मान 3, a2 का मान कितना है 6, तो a1 की जब 3, a2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 आ गया, बस रो। उसके बाद b1 अपान b2 निकालिए, b1 अपान b2, b1 का माइनस का 5 और b2 का माइनस का 10, माइनस माइनस में 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/2 आ गया। इसी प्रकार c1 अपान c2 निकाल लीजिए। c1 का माइनस का 40, माइनस का 20 सॉरी, और c2 का माइनस का 40, तो माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल, 20 से कम 20, 20 दूना 40, यानी 1/2। यहाँ तुम देख लोगे ना कि a1 अपान a2 का मान भी 1/2 आ रहा है, b1 अपान b2 का मान भी 1/2 आ रहा है, और c1 अपान c2 का मान भी 1/, यानी यहाँ तीनों रेशो आपस में क्या रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ रिलेशन क्या मिल रहा है? रिलेशन मिल रहा है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। और जब ये तीनों रेशो बराबर, तो इसी को क्या कहते हैं? संपाती रेखीय समीकरण युग्म। क्या? संपाती रेखीय समीकरण युग्म। और जो संपाती रेखीय समीकरण युग्म होता है उसका क्या, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित हल कितने, अपरिमित रूप से उसके अनेक हल हो जाते हैं, बात समझ लो। तो ये इस वाले समीकरण की क्या है, ये समीकरण थर्ड के, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है, अपरिमित हल, अपरिमित हल, समीकरण 3 के अपरिमित हल हैं। आई होप आपको बातें समझ आ गई हैं। चलिए अब मैं थर्ड और फोर्थ वाले को चेक कर लेता हूँ कि ये क्या है। चलिए फोर्थ को चेक करता हूँ, अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। देखो ये इसमें a1 a2 x मिल जाएगा ना, तो यहाँ से लिखेंगे a1 का मान कितना होगा, x गुणे में जो भी कुछ लिखा होगा 1 है तो 1 हो जाएगा। b1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और c1 का माइनस का 7, c1 का माइनस का 7। यहाँ a2 कितना है, x गुणे में 3, और b2 कितना है माइनस का 3, तो b2 हो गया माइनस का 3, और c2 हो गया, ये हो गया माइनस का 15। अब रेशो निकाल लीजिए a1 अपान a2 इक्वल टू a1 का मान कितना होगा 1, a2 का मान हो गया 3, फिर b1 अपान b2 निकालिए, b1 का मान माइनस का 3 और b2 का मान कितना हो गया माइनस का 3, बस फिर उसके बाद देखिए, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 कम 3, 3 कम 3, यानी इसका मान कितना आ गया 1, तो b1 अपान b2 का मान आया 1। उसके बाद c1 अपान c2 निकाल लीजिए, तो यह आ जाएगा माइनस का 7 बट्टे में माइनस का 15, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 7/15। यानी यहाँ तुम भी देखिए
कि a1/a2 इसका मान 1/3 आया है और b1/b2 इसका मान 1 आया है, तो यहाँ a1/a2 जो है वो b1/b2 बराबर नहीं आ रहा है। a1/a2 और b1/b2 का जो अनुपात आ रहा है ना वो बराबर नहीं आ रहा, इनका रेशियो इक्वल टू नहीं आ रहा है। यानी रिलेशन क्या मिल रहा है कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। और जब ये रिलेशन मिल रहा है तो इसी को क्या कहते थे, प्रतिच्छेदित रैखिक समीकरण युग्म, प्रतिच्छेदित रैखिक समीकरण युग्म। और जो प्रतिच्छेदित रैखिक समीकरण युग्म होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, यानी इसके अद्वितीय हल है। तो ये समीकरण कैसे हो जाएगी, ये अद्वितीय हल हो जाएगी, इस समीकरण के अद्वितीय हल हो जाएंगे, अद्वितीय हल। बस सुनो, तो इसमें फर्स्ट हो गया जिसका कोई हल नहीं है, सेकंड अद्वितीय हल, थर्ड हो गया अपरिमित रासायनिक हल, द्वितीय होगी, फोर्थ हो गया अद्वितीय हल। तो जो अद्वितीय हल उनको हम वज्रगुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, जो नहीं उनको हम नहीं सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मैं आप इसका मान फाइंड आउट करता हूँ। तो देखिए, अब जो समीकरण हमारे अद्वितीय हल है उनको हम सॉल्व करते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं यहाँ से। तो इसको हटा दीजिए क्योंकि ये परिमित रासायनिक हल है, और समीकरण फर्स्ट को भी यहाँ से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो समीकरण सेकंड और समीकरण फोर्थ को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले समीकरण 2 को सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले वज्रगुणनखंड विधि से, कैसे वज्रगुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी तुलना कराएंगे वही किससे, a1x प्लस का b1y प्लस का c1, और इसकी तुलना कराएंगे a2x प्लस का b2y प्लस का c2 से। क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। बस सुनो, तो तुलना करिए, यहाँ a1 है, यहाँ a1 का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। यहाँ y के गुणे में b1 है, जबकि यहाँ y के गुणे में कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी b1 का मान 1। यहाँ अचर पद c1 है और ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस में, यानी ये माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू इधर हो जाएगा 0, यानी यहाँ c1 का मान हो गया माइनस का 5। बस सुनो, ये प्लस ना उधर कहाँ जाएगा, माइनस में, तो अंदर हो जाएगा माइनस का 8, इधर क्या बच जाएगा 0। बस समझे। अब यहाँ से इसकी तुलना करें इससे, तो यहाँ x गुणे में a2 है, जबकि यहाँ x गुणे में 3, यानी a2 का मान कितना हो गया 3। यहाँ y के गुणे में b2 है, जबकि यहाँ y के गुणे में 2 है, यानी b2 का मान हो गया 2। यहाँ अचर पद c2 है, जबकि यहाँ अचर पद क्या माइनस का 8। तो ये हमारे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान प्राप्त हो गए। अब इसको हमें एक्स वाई का मान फाइंड आउट करना, वो भी वज्रगुणनखंड विधि से। तो चलिए, वज्रगुणनखंड विधि क्या होती है, x यहाँ लिखते थे क्या, b1 b2 c1 c2 a1 a2, और यहाँ होता था y, और फिर यहाँ लेते थे क्या, फिर लेते थे हमारा b1 b2, और यहाँ होता था हमारा 1। यह तो रिलेशन होता था, यही तो वज्रगुणनखंड। आपको यही ध्यान रखना, बस इतना प्रोसेस याद, बाकी बहुत आसान है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए x a1 b1 b2, तो b1 का मान कितना हो गया 1, b2 का मान कितना हो गया 2, c1 c2, तो यहाँ c1 का मान कितना है, इसको बीच में रखिए, c1 का मान कितना हमारा है, वो है माइनस का 5, और c2 का मान कितना है माइनस का 8। फिर y a1 a1 का मान कितना है 2, और a2 का मान 3, तो a1 की जगह 2, a2 की जगह पर 3। फिर 1 b1 b1 का मान कितना है 1, b2 का मान 2, तो b1 का मान 1, b2 का मान 2। बस आपको इतना ही करना है। अब इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, इसकी इधर तिरछा, पहले इधर मल्टीप्लाई फिर इधर मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये हो जाएगा x बटे 8 की 1 8 कम 8, तो माइनस का 8। अब जब दूसरे को मल्टीप्लाई कराओगे तो चिन्ह माइनस का आएगा। अब फिर 2 की 5 2 पंचे 10, ये माइनस का, इसलिए 2 पंचे 10 माइनस का आएगा, तो हो जाएगा माइनस का 10, इक्वल टू फिर y अपान, अब इसकी पहले इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 की 5 ये माइनस का, इसलिए 5 15, तो माइनस का 15। अब जब दूसरे की मल्टीप्लाई कराओगे तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का, तो 8 दूनी 16, तो ये माइनस का, क्योंकि माइनस इसलिए माइनस का 16, इक्वल टू यहाँ क्या चला है 1, तो 1 अपान में पहले इधर तिरछा मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4, और फिर जब दूसरे मल्टीप्लाई कराओगे तो चिन्ह यहाँ कैसा आ जाएगा माइनस, और 3 कम 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा x अपान में माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस प्लस का 10, इक्वल टू y अपान में माइनस का 15, ये माइनस माइनस प्लस का
16 इक्वल टू 1/4 में से 1 गया 1। अब आपको क्या करना है, फिर यहाँ से लिखिए सॉल्व करिए। x अपान में 10 में से 8 गया 2 इक्वल टू y अपान में 16 में से 15 गया 1 इक्वल टू 1/1। अब आपको क्या करना है, अब देखो 1/1 लिखा है तो 1 को 1 से सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, x/2 इक्वल टू, अब y के बटे में 1 लिखा ना, हर में 1 लिखा है तो बचा क्या, y इक्वल टू 1। हर में 1 लिखा तो हर में 1 लिखा नहीं जाता है, तो यानी कितना आ जाएगा, या y आ जाएगा। अब आपको इस 1 को अचर पद को एक बार x के बराबर में एक बार y टर्म के बराबर रखना है। चलिए यहाँ रख देता हूँ, तो लिखेंगे x बटे में 2 इक्वल टू 1, तो इसकी इधर तीसरा गुणा तो x इक्वल टू 2 कम 2 यानी x का मान 2 आ गया। अब इसी 1 को एक बार y के बराबर में तो y इक्वल टू 1 यानी यहाँ से y का मान कितना आ गया, सीधा 1 आ गया। तो आई होप वज्र गुणनखंड विधि आपको बहुत ईजी लग रही है। आप इसे ध्यान पर समझिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो भी समीकरण दिए गए हैं बस आपको उसमें तुलना करानी है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकालना है। बस आपको ये स्ट्रक्चर धारना है, ये स्ट्रक्चर है। इसमें b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, फिर x बटे इसकी इधर, बस यही तिरछा मल्टीप्लाई करानी है आपको। ये मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई कराना है, फिर इधर कराना है, और जब भी दूसरे कराओगे तो बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। इस बात का ध्यान रखना खाली, बस ये मल्टीप्लाई कराओगे, बाकी बहुत आसान है। आपको ये विधि, इस विधि से आप, हमें ये बहुत मस्त लगती विधि, बस मानो। तो चलिए मैं हट जाता हूँ, सॉल्व लीजिए, फिर मैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसकी सॉल्व ले लिया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया, देखिए यहाँ से। अब इसकी भी तुलना कराइए यहाँ से। अब देखो समीकरण है तो ये इसमें a1x प्लस का b1y प्लस का c1 से तुलना कराओगे, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना कराओगे, तो कराइए यहाँ से। यहाँ x गुणे में क्या a1, यहाँ x गुणे में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, यानी a1 का मान कितना हो गया 1। यहाँ y के गुणे में b1 है, यहाँ y के गुणे में -3, यानी b1 का मान हो गया -3। यहाँ अचर पद c1 है, यहाँ अचर पद क्या -7 यानी c1 का मान हो गया -7। बात समझे, इक्वल टू इधर देखिए, यहाँ x गुणे में क्या है a2, जबकि यहाँ x गुणे में कितना 3, यानी a2 का मान हो गया 3। यहाँ y के गुणे में क्या है b2, और जबकि यहाँ y गुणे -3 यानी b2 का मान -3। यहाँ अचर पद c2 है, जबकि यहाँ अचर पद -15, तो -15 हो गया। अब चलिए बस वही यहाँ लिखेंगे x अपान में x, फिर a1 इधर क्या होता था b1 b2 c1 c2, x को बीच में रखें, फिर होता था y, यहाँ होता था क्या, इसको बीच में रखना है c1 c2, फिर यहाँ पर a1 a2, फिर यहाँ 1, यहाँ बीच में क्या होता था b1 b2। बस ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ मान रखें x b1 b2, b1 का मान -3, b2 का मान -3, c1 c2, c1 का मान -7 और c2 का मान -15, इसको बीच में रखें। वैसे ही y a1 a2, a1 का मान कितना है, ये है 1, a2 का मान कितना है, ये हमारा है 3, ये 1। अब देखिए b1 b2, b1 का मान -3, b2 का मान -3, तो -3 और ये -3। अब कुछ नहीं करना है, लिखेंगे x अपान, पहले इधर तिरछा मल्टीप्लाई फिर इधर मल्टीप्लाई, तो इधर करोगे तो 5 3 15, ये माइनस तो माइनस प्लस, तो प्लस का 15 3 45, सॉरी 15 3 45, और ये भी माइनस, ये भी तो माइनस प्लस। अब जब दूसरे की मल्टीप्लाई कराओगे तो चिन्ह कैसा आएगा माइनस का, तो 3 के साथ से 3 7 21, ये माइनस तो माइनस प्लस, तो प्लस का 21 इक्वल टू y अपान, पहले इधर तिरछा मल्टीप्लाई 3 7 21, ये माइनस इसलिए माइनस का 21, और फिर चिन्ह कैसा आएगा माइनस जब दूसरे की मल्टीप्लाई कराओगे, तो 15 1 कम 15, इसलिए माइनस है ना, इसलिए माइनस का 15 इक्वल टू, अब क्या लिखोगे 1 अपान, पहले इधर तिरछा गुणा 3 1 कम 3, ये माइनस है इसलिए माइनस का 3, और फिर चिन्ह कैसा आएगा माइनस जब दूसरे की मल्टीप्लाई कराओगे। अब 3 की 3 से 3 3 9, ये माइनस है
तो ये भी हो जाएगा माइनस का 9। बात समझ करो। चलिए हम सॉल्व कर लीजिए इसको। x अपान में 45 में से 21 घटाइए तो 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 इक्वल टू y अपान में माइनस का 21 और ये माइनस माइनस प्लस का 15 इक्वल टू 1 अपान में माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस और ये कितना है 9। समझ लो। उसके बाद x अपान में 24 इक्वल टू y अपान में 15 में से 21 गया तो 15 में से तो 15 6 21 यानी 6 बचेगा और 6 कहाँ बचेगा माइनस का, क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। इक्वल टू 1 अपान में 9 में से 3 गया 6 प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। अब ये अचर वैल्यू है ना, इसको एक बार y के साथ बराबर एक बार x के साथ में आपको इक्वल में रखना है। तो चलिए मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ इनका मान प्राप्त करके। तो चलिए इसको एक बार x के बराबर में, तो x बट्टे में 24 इक्वल टू 1/6। इसकी दर अब देखो 6 कम 6, 6 चौक 24 और 4 की तीसरा बड़ा 4। अब देखो अगर ऐसे नहीं समझ रहा तो ऐसे समझा सी। चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ 1/6। इसकी दर तीसरा गुणा, इसकी दर तीसरा गुणा, तो 6 की 1 से गुणा तो हो जाएगा 6x इक्वल टू 24 से कम 24 और 6 इधर कहाँ में है गुणे में ना, इधर कहाँ जाएगा बटे में, या फिर काट दी 6 कम 6, 6 चौक 24 यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 4, x का मान आ गया 4। वैसे ही अब इसी वैल्यू को एक बार y के बराबर में, तो y बटे माइनस का 6 और पान में 1/6। अब 6 से 6 क्या आ गया, कैंसिल हो गया। ये हमारे आंसर की तरह। अब देखो अगर इसको भी नहीं सॉल्व करो तो इसे खोल लीजिए। इसकी दर तीसरा तो हो जाएगा 6y इक्वल टू, अब इसकी दर तीसरा 6 कम 6 ये माइनस का 6 और 6 से 6 क्या आ गया कट गया, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस से आंसर भी माइनस का आएगा। आई होप आपको x और y का मान अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो x और y का मान आपको फाइंड आउट करना अच्छी तरह से आ गया होगा। तो उम्मीद है इन्हीं दोनों क्वेश्चन से आपको वज्र गुणनखंड जो विधि है वो आपको और अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर ये विधि आपको समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त और ग्रुप में शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।